नाजरीन को बताइए कि बजट क्या है। जी शुक्रिया वंस अगेन सलमान साहब। जो बजट का आप देखें कि हाउस होल्ड की अगर हम मिसाल ले लें, एक आम आदमी का घर जो होता है, तो जो बंदा उसके पास तनख्वाह आती है या कोई भी इनकम बिजनेस से आती है और वो बग़ैर सोचे समझे प्लानिंग के खर्च करता रहता, तो आपने देखा होगा कि 15-20 तारीख तक उसके सारे फंड्स उड़ जाते हैं। और दूसरा घर वो होता है कि उसको पैसे आते हैं और वो देखते हैं कि बिजली का बिल के लिए मैंने इतने देने, गैस के बिल के लिए मैंने इतने देने, किचन के लिए इतने देने, पेट्रोल के लिए इतने। जब वो एलोकेट करता है और जब वो फिर उसको फिर आसानी हो जाती है कि महीने में मॉनिटर रखता है। अगर वो बिजली के बिल के लिए उसने 10,000 रुपये रखे, तो जब वो मीटर ज़्यादा चलेगा तो वो उसको कंट्रोल कर लेगा। इसी तरह मुल्क भी ऐसे ही चलते हैं। मुल्कों में भी क्योंकि अगर आप बग़ैर बजट के चलाएंगे किसी भी मुल्क को, तो फिर आपका नागुफ्ता बे हालत होती है। वो तो बदकिस्मती से हम बजट बना के भी हमारा नागुफ्ता बे हालत है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं अपनाएंगे और बजट नहीं बनाएंगे, बजट बेसिकली है क्या? बजट है आपकी आमदन और आपके अखराजात। जिस तरह आम आदमी है उसकी आमदन तनख्वाह है और उसके अखराजात हैं पेट्रोल, गैस बिल, बिजली का बिल, मेडिकल बिल और बाकी अखराजात। इस तरह हुकूमतों की भी हैं आमदन और अखराजात। तो यहाँ पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बताइए कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी क्या आमदन है और क्या ज़राए हैं और अखराजात जो हैं उसका क्या तनासुब है आमदन और अखराजात का? जी तो आमदन का जो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, हर मुल्क का जो आमदन का जो बेसिक या बुनियादी चीज़ होती है वो उसका टैक्स होता है जो वो आम पब्लिक से वसूल करते हैं। ठीक है। और अखराजात तनख्वाहें हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हो गए वो हो गए। तो पाकिस्तान के जो आमदन है वो तकरीबन 18 यानी 18 ट्रिलियन रुपीज़ है। अच्छा। यानी आमदन जो हम टैक्स से लेते हैं और बाकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको कहते हैं। जिस तरह हम सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, इस नेशनल सेविंग के, डिफेंस सेविंग के, ये भी हुकूमत के आमदन में शामिल होती है। तो 18 अरब हमारा 18 ट्रिलियन हमारा खर्चा है और 18 ट्रिलियन हमारा आमदन है टैक्स का और 18 ट्रिलियन ही खर्चा है। अच्छा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अच्छा। ट्विस्ट ये है कि ये बात तो सही है, अगर आप किसी को भी कहें कि ये तो बड़ा आइडियल है, जितना आप कमा रहे हैं उतना ही आप खर्च कर रहे हैं। ट्विस्ट ये है कि जब 18 ट्रिलियन का टैक्स आ जाता है हमारे पास, तो उसमें से 8 ट्रिलियन सूबों को चला जाता है। अच्छा, 8 ट्रिलियन आपके पास रह जाते हैं 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन पे आपने सारी हुकूमत चलाना है। तो क्योंकि खर्चा तो आपका है 18, तो आप 8 ट्रिलियन फिर कहाँ से लाएंगे? वो फिर आप कर्जा लेते हैं बैंकों से, कमर्शियल से। तो हमारा जो असल आमदन है वो 18 ट्रिलियन नहीं है, वो 10 ट्रिलियन है। 8 ट्रिलियन हमने कर्जे लेने हैं कमर्शियल बैंकों से, तो फिर हमारा जाका खर्चा पूरा होता है। और दूसरा जो सबसे इसमें बड़ी वो सीरियस बात है, जो कि बाहर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या जो हमारे हमसाय ममालिक चीन और हिंदुस्तान भी देख लें, जो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, जो हमारे यहाँ बड़ी सीवियर तरीके से कुछ सालों में हो रही है, वो ये है कि जब आप 8 ट्रिलियन का कर्जा लेते हैं तो उस पर आपने फिर सूद भी देना होता है। बिल्कुल। तो वो सूद जो है वो आपके एक्सपेंडिचर में आ जाता है। अच्छा। वो आपका खर्चा है ना, खर्चा, वो भी तो खर्चा है ना आपका। तो मैं अगर आपको बताऊं कि हमारा खर्चा जो है वो 18 ट्रिलियन है, तो उसमें से 9 ट्रिलियन आपका सूद है। अच्छा। यानी 10 ट्रिलियन जो आप टैक्स में ले रहे हैं वही आपका सूद में चला जाता है। फिर आपका रह गया दिफा, वो कोई 2.53 ट्रिलियन के करीब है। पेंशन है 1 ट्रिलियन। अच्छा। और 1 ट्रिलियन की और जो हमारे सिविल तनख्वाहें हैं ये है, तो 5-6 ट्रिलियन। और जो बाकी आपके अदर एक्सपेंसेस है, आपने डेवलपमेंट का काम करना है, रोड जो डेवलपमेंट खर्चा है वो तो अब हमारा नेग्लिजिबल रह गया, वो सिर्फ 1 ट्रिलियन रह गया। कितनी जुल्म की बात है कि जिस पे हमने प्रोग्रेस करना है वो सिर्फ 1 ट्रिलियन रह गया और हमने 9 ट्रिलियन आपने सूद में दे देना है। तो ये वाला मॉडल बिल्कुल फीजिबल नहीं है।
ये अक्सर ये जो डेफिसिट है, मैं आपको बाहर की ममालिक का अगर बताऊं तो वहाँ भी डेफिसिट होते हैं। अच्छा। डेफिसिट ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि सारा ही टैक्स का पैसा खर्चों में ही पूरा हो जाए। आपने कर्जे लेते हैं, बांग्लादेश भी लेता है, हिंदुस्तान भी लेता है, चाइना भी लेता है, कि वो जिनके खर्चे हो रहे हों उनमें से जो गैप आ जाता है कर्जा, लेकिन कर्जा वो उसको कहते हैं कंकरेंट एक्सपेंडिचर। कंकरेंट एक्सपेंडिचर के लिए कोई कर्जा नहीं लेता है। कंकरेंट एक्सपेंडिचर क्या है? सूद के लिए, दिफा के लिए, तनख्वाहों के लिए। आप इसके लिए कर्जा नहीं लेते। कर्जा आप लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्रामों के लिए, कारखानों के लिए, ताकि जब वो लग जाएं तो उससे आमदन आएगा, आमदन के ज़राए बढ़ाने के लिए तो आप उसको सूद वापस करेंगे। हम बदकिस्मती से कर्जा ले रहे हैं सूद को देने के लिए और दिफा पे देने के लिए और तनख्वाहों के देने के लिए। तो ये हमारी सबसे बड़ी एक डिलेमा है और बदकिस्मती है इसमें। सही। अच्छा मंसूर साहब, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि ये जो मौजूदा बजट पेश किया गया है, क्या ये मौसर है और क्या हुकूमत इसको लेकर जो है वो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला सकेगी? जी, अभी जो मौजूदा बजट है ये तो नॉन फीजिबल है। अच्छा। इस पे अगर आप चलेंगे तो ये तो अनगवर्नेबल हो जाएगा। अच्छा। ये क्योंकि अगर आप 9 ट्रिलियन का सूद में दे रहे हैं, इसका मतलब है आप 10 ट्रिलियन आपका टैक्स है, तो 9 ट्रिलियन सूद, इसका मतलब है अगले साल आप सूद दे रहे होंगे 12-13 ट्रिलियन और आपका टैक्स होगा 10 ट्रिलियन। तो आपका जो टैक्स से जो कलेक्शन है, यानी अगर आप मैं सिंपल अल्फाज में नाजरीन के लिए बताऊं कि मेरी तनख्वाह है, फ़र्ज़ कर लें वो है 10,000 रुपये और मैं क्रेडिट कार्ड का बिल ही अगर मेरा 12,000 रुपये हो जाए तो बाकी खर्चों के लिए मैं कहाँ से लाऊंगा? जी जी बिल्कुल। बाकी बिजली का बिल, गैस का बिल, तो ये तो नॉन फीस। जब तक हम टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर नहीं बनाएंगे, टैक्सेशन का निज़ाम ये है कि हम डायरेक्ट टैक्सेशन को जब तक कलेक्ट नहीं करेंगे आवाम से, आप देखें ना कोई 33-35 लाख हमारे रिटेलर हैं, उसमें से जो फिगर्स आई हैं 20-25 हज़ार सिर्फ टैक्स देते हैं। तो टैक्स तो नेग्लिजिबल है। आप जो तनख्वाहदार तबका है उस पर तो बोझ बढ़ा रहे हैं, उस पर तो टैक्स बढ़ा रहे हैं, उसके लिए तो आप बिजली भी महंगी कर रहे हैं, उसके लिए गैस भी महंगी कर रहे हैं। लेकिन जो रिटेलर है, जो दुकानदार है कराची से लेकर पेशावर तक, वो तो टैक्स देने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तैयार ही नहीं है, वो देते ही नहीं, और आमदन उनकी सबसे ज़्यादा है। दूसरा, आपने खुद ही अब ये इस गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है जो कि नॉन फाइलर पे पाबंदी लगा दी, बाहर नहीं जा सकता है वो। अच्छा, जो नॉन फाइलर है। और दूसरा स्टेप ये भी कह रहे हैं, और ये भी इन गवर्नमेंट ने नहीं, IMF की तरफ IMF ने किया, और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि इनके सिमें भी हम ब्लॉक करेंगे जो नॉन फाइलर हैं। अच्छा, टैक्स सिस्टम को आप बता रहे हैं कि ताजिर बरादरी या रिटेलर हैं वो देने को तैयार नहीं, तो ये कैसे तैयार होंगे? इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि हम बचपन में भी हम देखते थे कि मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने फ़ौजियों को भेजा था, अफसरान को भेजा था कि टैक्स कलेक्शन पे लगा दिया था, लेकिन वो भी नाकाम रहे थे, हड़तालें हो गई थी। तो ये टैक्स सिस्टम जो है, आपने बताया कि बजट जो है आमदन के, उसके अंदर बहुत इसकी अहमियत है, लेकिन ये कैसे हो पाएगा? असल में जो करटेल्स बने हुए हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं माफियाज बने हुए हैं, जो कि एक जाके एक ग्रुप्स बने हुए हैं जो हुकूमतों को, जब तक इनको थोड़ा नहीं जाएगा तो तब तक टैक्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन रियासत कर सकती है। रियासत आपने देखा है कि जब APS का हुआ, जब रियासत खड़ी हो गई तो वो करके दिखाया। आपने देखा टेररिज्म को किस तरह, या जिस तरह कराची में अमन लाना था, जब रियासत खड़ी हो गई तो फिर करके दिखाया रियासत ने। जब तक रियासत खड़ी नहीं होगी इसके पीछे तो टैक्स का लागू करना, और उसका सबसे बड़ा नुकसान जो हमारा तनख्वाहदार तबका है, जो सैलरीड क्लास है, उस पर जाके पड़ेगा। और वो उसमें तो सकत अब रहे नहीं, उसकी तनख्वाह तो काफ़ी ज़्यादा कट रही है पहले से, और टैक्सेशन में भी कट। तो जब तक 2 सेक्टर्स हैं, एक रिटेलर है, एक एग्रीकल्चर है। अब देखें ना कितनी जुल्म की बात है कि
जो एग्रीकल्चर है टैक्स वो सूबों को दिया गया है। अब इसमें से सॉरी मैं एक बात ऐड कर देता हूँ कि जो सूबों को मैंने आपको शुरू में बताया 8 ट्रिलियन हम दे रहे हैं, ये जब तक हम सूबों को दे रहे होंगे ना, सूबे कुछ एफर्ट नहीं करेंगे टैक्स कलेक्शन। देखिए ना, उनको आराम से पैसे आ रहे हैं, तो उन्होंने टैक्स कलेक्शन क्यों करनी है? उनको वफाक 8 ट्रिलियन दे देता है उसको। अब एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो सूबों के पास है। तो आपको हैरानगी होगी कि सिंध में टैक्स कलेक्शन एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट ही नहीं है। अच्छा, यानी एग्रीकल्चर टैक्स जिसे कलेक्ट करना, बड़े बड़े वडेरे उधर ही बैठे हैं। पंजाब में है टैक्स कलेक्शन। अच्छा। लेकिन वो जो टैक्स कलेक्ट करते साल में वो कोई 30-35 लाख रुपए हैं। अच्छा। हाँ, वो भी है, वो भी काम। लेकिन चले वो 30 अपनी तनख्वाहें जो दफ्तर खुला है, डिपार्टमेंट तो बना हुआ है उस पे। और इस तरह केपी में भी यही हाल है। अच्छा। तो किसी सूबे में टैक्स कलेक्शन नहीं है। ये तो हम तो NFC और सूबाई खुद मुख्तारी का रोना तो रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो 8 ट्रिलियन है तो हम सूबों को जिम्मेवारी नहीं बढ़ा रहे। या तो जो वफाक की मिनिस्ट्रीज हैं, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री वफाक में है, हेल्थ की मिनिस्ट्री वफाक में है, बाकी काफ़ी ज़्यादा मिनिस्ट्री सैफरॉन्स हैं, वो आप फिर सूबों को दे दें। और आप चलाएं दिफा, इंटरनल सिक्योरिटी वजारत है, 3-4, फिर तो सही, ताकि सूबे खर्चा भी। तो आप उनको 8 ट्रिलियन भी दे रहे हैं और वहाँ से कोई आपको टैक्स कलेक्शन भी नहीं आ रहा, जिससे आपके मसाइल और बढ़ रहे हैं। अच्छा मंसूर साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइए और हिस्ट्री बताइए कि हम कब से IMF के पास जा रहे हैं कर्ज़ा लेने के लिए? ये IMF से कर्ज़ा तो हम अर्ली 70s और लेट 80s में हम गए और हम तकरीबन 22 मरतबा जा चुके हैं। और तकरीबन जब भी कोई हुकूमत ख़त्म होती है या मियाद तो किसी गवर्नमेंट ने पूरी नहीं की, लेकिन जब भी हुकूमत कोई भी हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ को हो, बेनज़ीर की हो, इमरान खान की हो, ज़िया उल हक की, जितनी भी हुकूमतें, वो जब भी जाती हैं तो उसके बाद एक ट्रांजिशन का पीरियड होता है, निगरान हुकूमत आती है। उसमें न सारे हमारे मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर बिगड़ जाते हैं। अच्छा, वो क्यों बिगड़ते हैं? जब हुकूमत कोई भी देख रही होती है कि हमारा आखिरी साल है, हमने इलेक्शन के लिए जाना है, तो वो हमारी जो GDP ग्रोथ रेट है उसको बढ़ा देती है 6%। आपने नोट किया होगा कि जब PTI की आखिरी हुकूमत थी, आखिरी साल, वो भी 6% पे गई थी। नवाज शरीफ की जो आखिरी साल वो भी 6% पे जब GDP ग्रोथ रेट जाती है, इसका मतलब है लोगों की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। कंजम्पशन मतलब लोग खरीद फरोख्त ज़्यादा कर रहे हो तो लोगों के जेबों में पैसा आ जाता है। उस वजह से ना आपका इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस इंपोर्ट बिल की वजह से आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाता है। और उस करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से आपके जो फॉरेन रिजर्व जो डॉलर पड़े हैं, जो बमुश्किल कभी भी 8-9 अरब डॉलर से कभी ज़्यादा नहीं हुए, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और उस कमी को पूरा करने के लिए जब भी नई हुकूमत आती है तो उसको पास, क्योंकि डॉलर जो है वो सिर्फ IMF के पास है या अमेरिका के पास है या मगरबी ममालिक के पास, तो उनके पास जाते हैं और उनसे लोन लेते हैं उस चीज़ को कवर करने के लिए। तो जो भी हुकूमतें होती हैं, क्योंकि उनके अखराजात वो बढ़ा देते हैं, इलेक्शन जीतने के मोड में होती है, पैसा बांटना शुरू कर देते हैं, लोगों की जेब में पैसा, रोडें बनती हैं, कंस्ट्रक्शन, तो वो इम्पोर्ट। अच्छा, बदकिस्मती से हमारी क्योंकि लोकल इंडस्ट्री ही नहीं है, यानी जो मेरे पास जो आप देख लें मोबाइल पड़ा हुआ है, ये भी कोरियंस हैं, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट की भरमार है सारे मुल्क में। शेख रशीद साहब बड़ा अच्छा जुमला कहते हैं कि दुकानें हमारी हैं, माल चाइना का है। तो उस वजह से हमें इम्पोर्ट बिल हमेशा बढ़ता है। तो हमारा इम्पोर्ट बिल हमेशा कोई 75 अरब डॉलर, 80 अरब डॉलर रहा है और एक्सपोर्ट हमारी 30 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं बढ़ी है। इस डेफिसिट की वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है और इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है तब तक कि हम इन चीज़ों को इम्प्रूव ना करें। इम्प्रूव तो तभी हो सकती है जब मुल्क की इंडस्ट्री लगे और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, और जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी तो तब तक हमारे ये IMF के पास हम हर साल हर 6 महीने बाद जाते रहेंगे। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि जो ज़ाहिर है कहा जा रहा है कि बजट में ज़्यादातर जो तजावीज़ हैं या अहम निकात हैं वो IMF की तरफ से दिए गए हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर एक लतीफ़ा भी चल रहा होगा आपने, क्योंकि ये इत्तेहादियों की हुकूमत है सही है। तो कहा गया कि ये बजट बनाते हुए आपने हमसे नहीं पूछा। उन्होंने कहा आपसे क्या पूछना था, हमसे भी किसी ने नहीं पूछा।
तो कहा जा रहा है कि ये बजट जो है IMF की तरफ से अहम निकात पर मुश्तमिल है और जो हुकूमत ने पेश कर दिया। तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि मौजूदा हुकूमत के जो इक़दामात हैं, क्या वो IMF की तजावीज़ मौसर साबित होंगी इस मुल्क के अंदर? जी ये आपने बिल्कुल सही कहा, और लतीफ़ा भी बड़ा मौके के ऐन मुताबिक फिट बैठता है जो आपने कहा। असल में IMF के पास ये सारे तजावीज़ क्यों दे रही हैं? क्योंकि IMF यूरोप को क्यों नहीं तजावीज़ दे रहा है? IMF चाइना को क्यों नहीं दे रहा है? IMF हिंदुस्तान को क्यों नहीं दे रहा है? IMF कोरिया, जापान और सिंगापुर जैसे छोटे छोटे ममालिक को क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो अपना घर मैनेज कर रहे हैं। जब आप कोई कारोबार चला रहे हो और आपका कारोबार सही चल रहा हो तो आपको तो किसी की ज़रूरत नहीं है कैश फ्लो। लेकिन जब आप मसाइल में डूब जाए तो आप बैंक के पास जाएंगे और बैंक आपको पहले कहेगा कि वो आपको पैसे नहीं देगा, वो कहेगा आपको पहले आप लेके आए, आपके पास क्या है, क्या आप कारोबार क्या करते हैं पहले तो ये बताया ना, क्योंकि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, वो कहीं डूब ना जाए। हाँ तो पहले वो आपकी इन्वेंट्री लाएगा, आपकी चीज़ें लाएगा, आपकी कैश फ्लो वो आपको देगा कि आपने एक दफ्तर रखा हुआ है, उसमें AC भी है, उसमें 4-5 मुलाजिम भी है, गाड़ी आपने बड़ी रखी हुई है, मर्सिडीज रखी हुई है, उसके लिए 2 ड्राइवर है। वो कहेगा आपका कारोबार तो चल ही नहीं रहा है, आप शाहाना अंदाज चला रहे हैं और मुझसे आप पैसे भी मांग रहे हैं। पहले तो ये आप पैसे ना मांगे ना, तो मेरा तो फिर काम। तो वो आपको कहेगा कि पहले तो ये गाड़ी भेजें, फिर ये मुलाजमीन को आप कहते नहीं है या गोल्डन हैंडशेक, नौकरियों को प्राइवेटाइज, ये इसी की निजकारी जो की। फिर आपको कहेगा कि ये जो आपने शाहाना जिंदगी अपनाई इसको ख़त्म करें। फिर जब आपको उसको ये हो जाए कि इन चीज़ों से भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो कहेंगे जो आपके साथ घर में लोग रहते हैं, जो आप सरपरस्त आला हैं सबके, उनसे आप वसूलियाँ करना शुरू कर दें, उनको कहें जाके कमाएं और मुझे पैसे दे और बिजनेस में लगाएं। तो फिर वो जो IMF की दूसरी शिक होती है टैक्सेशन, कि वो टैक्स बढ़ाएं। अच्छा, IMF को जो हमारा सबसे बड़ा मसला था जो इस दफ़ा भी हम गए कि हमारी इन्फ्लेशन 38% पे गई थी। अच्छा, तो जब 38% पे इन्फ्लेशन चली जाए तो महंगाई वो बेतहाशा हो जाती। अब IMF के पास ना एक ही टूल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। वो कहते हैं आपको जो इंटरेस्ट रेट है बैंकों के वो बढ़ाएं। यानी जब ये PTI की हुकूमत थी तो 6% थी, इनको कह दिया कि आप बढ़ाएं तो ये 22% पे। अच्छा। आजकल 22% पे बैंक इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, लैंड कर। वो उससे तो महंगाई कंट्रोल होती है। महंगाई क्यों कंट्रोल होती है? जब चीज़ें महंगी होंगी, यानी स्टेट बैंक के पास फार्मूला ये है कि जब चीज़ें महंगी होंगी तो ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा, और जब ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा तो उस चीज़ की डिमांड नहीं होगी, और जब डिमांड नहीं होगी तो उसके रेट खुद ब खुद आना नीचे शुरू। जब ख़रीदने वाले, अब गाड़ियाँ देखें ना महंगी है लेकिन ख़रीदने वाले कोई नहीं है, तो जब वो उसको आप बरकरार रखते 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 जब लोगों की सकत ख़त्म हो जाए ख़रीदने की, तो फिर बैंक कहता है कि ये महंगाई हमने कंट्रोल कर ली है, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे। जब खरीद नहीं रहेंगे तो महंगाई रिपोर्ट ही नहीं हो रही कि चीज़ महंगी है कि सस्ती, तो वो इसमें खरीद कम कर देते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो जो कारखाने लोन लेते हैं और चीज़ें बना रहे वो महंगी हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो इसको हमेशा दो धारी तलवार कहते हैं। अच्छा जी, इसको जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं उससे ओवरऑल महंगाई तो कम होती है लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसको दो धारी तलवार कहते हैं। तो उस वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। हाँ, क्या असरात मुरतब होंगे जो IMF के? अच्छा, अभी जो मेन जो असरात हुए हैं, जो सबसे बड़ा जो IMF ने किया है और जो एक पॉजिटिव है कि हमारा जो मैंने आपको जिक्र किया कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा हर साल 15-16 अरब डॉलर माइनस में जाता है। माइनस का मतलब है कि हमें 15 अरब डॉलर कर्जों के अलावा जो हम देते हैं, 15 अरब डॉलर हमें अरेंज करना होता था कहीं ना कहीं से कि हम 15 अरब डॉलर की जो चीज़ें मंगवा रहे हैं वो कम करें। इन्होंने ये किया, दो चीज़ें की, हालांकि ये रिकमेंडेबल नहीं है लेकिन इनके पास सोल्यूशन नहीं है। यानी एक बंदे को कैंसर हो जाए तो उसका लॉन्ग टर्म इलाज करते हैं, लेकिन क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक बीमारी थी कि उन्होंने कहा कि पेन किलर फिलहाल दे दो। तो इन्होंने पेन किलर जो ये दी है IMF के कहने पर कि इन्होंने जो इम्पोर्ट है वो बिल्कुल रोक दी। तो आप देख रहे होंगे कि ज़रूरी से ज़रूरी चीज़ भी कभी कभी मार्केट में नापैद हो जाती है क्योंकि इंपोर्ट्स बंद होती हैं, LC'याँ बंद हैं। दूसरा जो यहाँ पे कंपनियाँ काम कर रही हैं, जिस तरह मैकडोनल्ड हो गया, टोयोटा की जो इंडस मोटर्स हैं या होंडा है या जितनी बार की, उनके जो प्रॉफिट होते हैं जब वो सालाना कमाते हैं तो वो अपने मुल्क ले जाते हैं, वो इन्होंने रोक दिए। अच्छा, हाँ, जब वो इन्होंने रोक दिए 1 साल तक
तो इन्वेस्टर का तो कॉन्फिडेंस शैटर तो हुआ, लेकिन अगर आप अपने पैसे ही बाहर नहीं ले जा सकते। लेकिन ये कि हमारे रिजर्व जो हैं वो नीचे आने बंद हो गए, ऊपर जाने शुरू हो गए, क्योंकि पैसा ही बाहर नहीं जा रहा। अब जब हालात बेहतर हो गए, मार्च में हम फरवरी में हम और मार्च में हम पहली दफ़ा, अप्रैल में तक 3 महीने पहली दफ़ा हम सरप्लस में गए। सरप्लस में मतलब हमारा पैसा यहाँ पे ज़्यादा हो गया बजाय बाहर। हमारे साथ मौजूद थे साबिक डिप्टी डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर खान आफरीदी के शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही अपने प्रोग्राम कार्य सरकार से अपने मेज़बान मोहम्मद सुलेमान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।